शुरू करें? ठीक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है, छोटे छोटे ही टॉपिक हैं। मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो भी एक एक टॉपिक है तापी करके, उसको पढ़ेंगे और बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक्स हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मानधन योजना। ये एक योजना है जिसने अभी रिसेंट में ही 5 साल अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस योजना के बारे में देखेंगे क्या क्या है, कैसा कैसा है इस योजना में। ठीक है, तो इस योजना ने अभी अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं। ये योजना क्या है? तो ये किसानों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक तरह का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सामाजिक सुरक्षा स्कीम। ठीक है, किस प्रकार का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? एक पेंशन स्कीम है ये किसानों के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से किसान बेनिफिशियरी होंगे, कौन कौन से किसान इसके हितग्राही होंगे? हु आर द बेनिफिशियरीज? हितग्राही। तो ये जो पेंशन स्कीम है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए। ठीक है, अब थोड़ा इस स्कीम के अंदर में जाते हैं, समझते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। व्हाट इज दिस स्कीम? क्या है ये स्कीम? सबसे पहले तो दिस स्कीम इज मेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो, एक पेंशन स्कीम है, लिखे अपन। इस योजना के अंतर्गत जो छोटे किसान हैं उन लोगों को पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अब स्कीम है क्या? इस स्कीम में ये है कि हर साल जो भी किसान है, ठीक है, अब एक चीज़ में है कि छोटे किसान कौन होंगे? छोटे किसान वो होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर या उससे कम होगी। भारत में 2 हेक्टेयर या उससे कम, ठीक है, जितने भी किसान हैं दे आर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे एवं सीमांत किसान। ठीक, तो स्कीम के अंतर्गत ये है कि कोई भी किसान को अगर इस स्कीम में से बेनिफिट लेना है, ठीक है, तो उसको एक मंथली योगदान करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो मंथली योगदान वेरी करता है, द कंट्रीब्यूशन वेरीज बिटवीन 55 रुपए से 200 रुपए तक का, ये एक कंट्रीब्यूशन है। हर महीने किसान की तरफ से 55 रुपए से 200 रुपए तक का योगदान होना चाहिए। ठीक है, अब किसान तो इतना कंट्रीब्यूट करेगा। अगर किसान जितना, फॉर एन एग्जांपल कोई एक किसान 100 रुपए कंट्रीब्यूट किया स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी उस किसान के पेंशन फंड में। ठीक है, अब मान लो 35 साल का कोई किसान है वो और ये इसमें 60 साल तक कंट्रीब्यूट करना है, या तो 60 साल के पहले कंट्रीब्यूट बंद, या तो वो स्वैच्छिक भी कर सकता है, या तो उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी वो कर सकता है। ठीक है,
अब क्या होगा, जैसे ही 60 साल होंगे किसान के, ऑन कंप्लीशन ऑफ द 60 ईयर्स, ठीक है, तो जो किसान है उसको हर महीने डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है, पेंशन के रूप में। 60 साल कंप्लीट होने पे उस किसान को कितना रुपए मिलेगा, 3,000 रुपये। इन केस कि 60 साल के बाद मान लीजिए किसान की मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, ठीक है, तो भाई किसान की कोई धर्मपत्नी होंगी, उस केस में किसान की अगर 60 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, उस केस में जो उसकी स्पाउस है उसको 1,500 रुपये मिलेगा। आई बात समझ में? पहला तो क्लॉज ये है कि 60 साल के बाद किसान को हर महीने 3,000 रुपये मिलेगा, अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो भी हैं उनको 1,500 रुपये मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि इस स्कीम के अंतर्गत कोई किसान कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसकी 60 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है, अगर किसान की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स, उस केस में उस किसान को जितना भी उसने उस फंड के में योगदान दिया होगा, जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा वो मिलेगा, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जितना भी उसने उस फंड की में योगदान दिया है वो मिलेगा। उसके अलावा उसने जितने साल तक कंट्रीब्यूट किया है उतने साल का उसको ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट अगर उसकी मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो, ठीक है, ठीक। थोड़ा ये जानते हैं कि भाई इस योजना के अंतर्गत जो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है। तो सबसे ज़्यादा लाभ उठाया बिहार ने, बिहार, झारखंड, यूपी, चौथे में आता है अपना छत्तीसगढ़, ये सीजीपीएससी ये सब के लिए भी कुछ काम का आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, और पांचवा है उड़ीसा। ये 5 वो स्टेट हैं जहाँ के किसानों ने सबसे ज़्यादा इस स्कीम में सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, ठीक। अब इस स्कीम में जो ये पेंशन फंड बनेगा, ठीक है, ये पेंशन फंड को कौन मैनेज करेगा? द पेंशन फंड विल बी मैनेज बाय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको मैनेज करेगा, मैनेज बाय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC। और ये वाला इसीलिए रखा हूँ, एक तो चूंकि छत्तीसगढ़ इसमें 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, इसके लिए इसको रखा गया है। दूसरा LIC अभी न्यूज़ में इसीलिए भी था क्योंकि LIC का भी कुछ महीने पहले IPO रिलीज हुआ था, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IPO रिलीज जो स्टॉक मार्केट में रिलीज हुआ था, ठीक है, तो इसके इसीलिए है LIC LIC जो है वो इस फंड को मैनेज करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाएंगे, पंजीयन कहाँ से होगा? रजिस्ट्रेशन आप अपने पास के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चॉइस सेंटर कहा जाता है, वहाँ से इसका पंजीयन होगा। चॉइस सेंटर, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। इतना पढ़ लिए हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर या कृषि के लिए और कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं। हाँ बोलो। हाँ, नहीं, दोनों मिलेगा। देखो, अगर 55 रुपये कोई किसान एक महीने में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसी महीने गवर्नमेंट भी
₹55 कंट्रीब्यूट करेगी, इसका मतलब एक महीने में ₹110। ठीक है, तो 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया, मान लीजिए कुछ भी होता है 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये द कंट्रीब्यूशन, मतलब किसान का योगदान, सरकार का योगदान, प्लस उस पर जो ब्याज बनता है। और देखो कोर्ट भी ब्याज देती है, सरकार भी ब्याज देती है, इन सब जो स्कीमें चल रही हैं सब ब्याज देती हैं। इन स्कीमों में नॉर्मली जो ब्याज दर रहता है ना वो 9% रहता है, 9%, नॉर्मली 9% रहता है। कई कई स्कीमों में राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट दे दी जाती है कि आप थोड़ा आप डिटरमाइन कर लीजिएगा कि कितना ब्याज देना है, लेकिन जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जो परसेंट अगर वो देती है वो 9% देती है। और किसान का स्कीम में तो 9% है, ऐसे यूजुअली 7.5% है। ठीक है, नहीं चिल्ड्रन का वो कुछ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सिर्फ किसान और उसकी जो भी धर्म पत्नी, स्पाउस बोलते हैं, वही कवर होते हैं, बच्चे कवर नहीं होंगे इसमें। नहीं तो एक बात सोचो कि बच्चों को कवर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर बच्चों को भी कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, तो किसी ना किसी को तो सरकार देना ही पड़ेगा। किसान मर गया, चलो उसकी बीवी मर गई, बच्चे तो हैं, तो ऐसे में तो ये फंड और ये जो स्कीम है पूरा ये तो बंटाधार कर देगा ना, है कि नहीं? इसलिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ किसान को और उसकी जो स्पाउस है उनको कवर करने के लिए स्कीम है, छोटा सा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी अन्य योजनाएं हैं जो कृषि संबंधी अन्य योजनाएं? अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स। ऐसा ही एक स्कीम है टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट अनइवन सीजन। ठीक है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्पॉर्टेंट है, इससे एक प्री में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत ना कुछ ही क्रॉप्स हैं जिनका बीमा करवाया जा सकता है। कैसे होता है ये स्कीम? जैसे मान लो कि क्या नाम है, मानसून सीजन के पहले धान की खेती होती है। ठीक है, तो इस बीमा में ऐसा है कि धान बोने के पहले किसान अपना बैंक जाएगा, यूजुअली सहकारी बैंक होता है, देखना कभी जाओगे ना तो लिखा रहता है सहकारी साख समिति बैंक, किसानों का भी अलग बैंक होता है, इन बैंकों में ये सारी योजनाएं चलती हैं। ठीक है सर, क्या नाम है, अगर फसल बीमा करवाना है किसान को, तो जैसे धान की खेती करने वाला है तो वो बोने से पहले वहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, वहाँ बोलेगा भाई मेरे को इतना इतना अपनी बीमा करवाना है, तो बैंक वाले फिर एनालाइज करेंगे कितना एरिया है, प्रति एकड़ कितना उसका प्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे उसको कितना पैसा देना रहता है। ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किसान की खेती कितनी है, कितने एरिया में वो खेती करेगा और कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रेगुलेट होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो राजनांदगांव करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारी खेतीबाड़ी वहाँ पे है। ठीक है, राजनांदगांव जो एक ज़िला है ना वो हम छत्तीसगढ़ का रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र है वो। ठीक है, और हर साल उस जिले में पर्टिकुलरली सूखे का मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास, हम जो खेती किसानी करते हैं, हमारे पास इरिगेशन की ठीक ठाक फैसिलिटी है, पंप सेट वगैरह है हमारे खेत में। ठीक है, तो यूजुअली क्या करते हैं कुछ लोग कि सूखे का मुआवजा भी ले लेते हैं और मंडी में धान भी बेच देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मेरा एक एनालाइजेशन है, एनालाइज करने का वो है, एनालाइज किया हूँ मैं कि भारत में खेती बहुत प्रॉफिटेबली की जा सकती है। ठीक है, जो डिफरेंस क्या है मालूम है, किसानों को अपने ही जितने इनिशिएटिव्स हैं और जो उन लोगों को स्कीम्स मिल रही हैं उसी की जानकारी नहीं है। ठीक है, सरकार उन लोगों को मुफ्त में बीज भी मुहैया करवाती है। ठीक है,
क्या नाम है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सारा चीज़ मुहैया होता है। ठीक है, एक जगह होता है जिसको मंडी बोलते हैं, वहाँ से। ठीक है, तो अगर कोई किसान इन सब के प्रति जागरूक है तो किसानी में, लेकिन अब किसान का भी एक ये है ना कि वो खेती किसानी करेगा कि मंडी और इधर उधर के चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला योजना तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या नाम है, अगर उसने बीमा करवाया है और मान लीजिए कि खेती बाड़ी नहीं हुई, मानसून नहीं हुआ, पानी नहीं गिरा, तो उसको एक मुआवजा मिलता है। ठीक है, एक तरीके से अपने फसल का इंश्योरेंस करवाने जैसा है। दूसरा है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अभी अगर ना तुम लोगों को शाम को अगर समय मिलता है ना तो विविध भारती सुना करो। उसमें शाम को छत्तीसगढ़ के किसानों का जो रीजनल सेंटर है विविध भारती का, उसमें किसानों के लिए भी एक वो ब्रॉडकास्ट होता है। उसमें इन सब योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। मैं ये सब चीज़ करता था कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें तो विविध भारती सुन लेते हैं, तो मालूम चलता रहता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, मालूम है किसी को? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत में क्या होता है ना, जैसे अलग अलग एरिया का जो साइंटिस्ट हैं, जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो लोग जैसे मेरे खेत का थोड़ा सा मिट्टी लेके जाएंगे, मेरे बगल वाले खेत का थोड़ा सा मिट्टी लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे एक जिले के 3-4 सैंपल इकट्ठा कर लेंगे, दूसरे जिले का ऐसा इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसमें क्या होता है, वो सॉइल का एनालाइज करते हैं, सॉइल का एनालाइजेशन करते हैं, मृदा का। ठीक है, अब देखो किसी भी मिट्टी में ना दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैक्रो मतलब बड़े, मैक्रो और माइक्रो मतलब छोटे। ठीक है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता, वो इन्हीं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो लैब में है ना, वो मिट्टी में माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होनी चाहिए और कितनी है उसका पता करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ज़मीन में आयरन की क्वांटिटी 55 मिलीग्राम होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो फिर वो बताएगा कि भाई आपके मिट्टी में आयरन की कमी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सप्लीमेंट डालिए जिससे आयरन की जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, इस स्कीम को क्या नाम है, सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। और जैसे खेत है तो हर खेत, अलग अलग खेत का हेल्थ कार्ड बनता है। ठीक है, पोटेशियम कितना है, आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, अमोनिया कितना है। अमोनिया यूजुअली ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्कीम को सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी का एकदम उसमें परीक्षण हो जाता है कि मिट्टी की हेल्थ कैसी है। दूसरी स्कीम ये है। तीसरी स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये अभी एक नई है, ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड है ये, परंपरागत कृषि विकास योजना। सेम है। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सटेंशन सर्विसेज है। एक्सटेंशन सर्विस में है, ये सुने भी होंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सुने हो? इस योजना का लक्ष्य, एम जो है वो है कि एक्सटेंशन फैसिलिटी जो है एग्रीकल्चर के लिए, एक्सटेंशन फैसिलिटी मतलब इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इन सबको सुदूर क्षेत्रों तक भी मुहैया करवाना। ठीक है, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, ये है। अभी एक मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट भी आने वाली है, एक्सटेंशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, सुने हो? एक्सटेंशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, उनका काम यही रहता है। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज, इसको एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब होता है ना कि देखो, खेती किसानी में सिर्फ बीज बोना और पानी देने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। जैसे सिंचाई की फैसिलिटी मुहैया करवाना, किसान को पेस्टिसाइड मुहैया करवाना, इंसेक्टिसाइड मुहैया करवाना। ठीक है, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब किसानी के इर्द गिर्द के जो काम होते हैं ना, पंप सेट अवेलेबल करवाना, पानी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को एक्सटेंशन सर्विसेज कहा जाता है। इसमें से प्री में एक बार क्वेश्चन आ चुका है,
एक्सटेंशन सर्विसेज, व्हाट आर द विच अमंग द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर एक्सटेंशन सर्विसेज। तो यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक नई योजना है जिसका नाम है फिफ्थ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कृषि एक और मिशन है जिसका नाम है डैम, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल कृषि मिशन। मार्केट मतलब बाजार। हाट सुने हो, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रमोट करती है। वो कुछ नहीं है, वो एक स्कीम है विच इज कवर्ड अंडर नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट प्रोवाइड करने का एक तरीका है वो हार्ट्स वगैरह। ठीक है, इंडिजीनियस या नेटिव जो भी प्रोडक्ट है ना आसपास के क्षेत्रों में जो उगाए जाते हैं, जो भी मिलते हैं, स्पेशलिटी है, वो उन हाटों में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें है। सो दिस आर सम ऑफ द सर्विसेज या इनिशिएटिव या ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित है। डैम, डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट, हाँ मिशन, सॉरी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, करेक्ट। मैं बहुत काम कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो ये एक था प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये सब उसके 5 साल कंप्लीट हुए। एक पेंशन योजना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और ये सारे ये कृषि के लिए नहीं है, वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए पढ़ लेंगे। कुछ सारे देखो, कुछ ऐसी स्कीम्स है ना जो एक से ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, जैसे अभी जैसा तुम बोल रहे हो। ठीक है, तो वो तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी है ना, जलवायु परिवर्तन है ना, मेनली उसी के लिए है। मैं वो नहीं आया था शायद, मैं INDC पढ़ाया था, इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसमें हमने खुद ही एम लिया है, लक्ष्य लिया है भारत ने कि 2030 तक 100 गीगावाट की जो बिजली है वो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से वो जनरेट करेंगे। ठीक है, उसमें 50 से 60 गीगावाट की जो बिजली है वो है सोलार से जनरेट करेंगे। बाकी फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी है, और विंड इलेक्ट्रिसिटी भी है उसमें। ठीक है, अभी तुम लोग ना तुम लोग कहाँ, मुंबई से कभी पुणे जाना, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े मतलब टरेन उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ बड़े बड़े टरबाइन, विंड मिल्स जो है वो अभी इरेक्शन का काम चालू भी है, उस टाइम से चालू है वो। हाँ कई जगह, तमिलनाडु में सबसे बड़ा एरिया है विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। ठीक है, और राजस्थान में भी एक प्लान है कि हम वहाँ का जो एरिया है उसको सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सौर ऊर्जा जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, जो राजस्थान का। हाँ, थार डेजर्ट का यूज़ भी हुआ है ना। ठीक है, तो राजस्थान का इस्तेमाल और किसके लिए किया जा सकता है, उसी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, एक बार कुछ हुआ था ऐसे ही, हाँ बाढ़ आई थी ना अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था अभी 2-3 साल पहले, मेरा अटेम्प्ट चल ही रहा था कि मतलब ऐसे ही मानसून का ही सीजन था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बाढ़ आई हुई थी, और एक और न्यूज़ आई थी कि राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। तो तैयारी कर रहे थे 2-3 लोग तो
फिर हम लोग वही मेंस के आंसर लिखते थे। तो फिर बोले कि यार इस समस्या को कैसे देखा जाएगा। तो एक जन बोलता है कि एक पाइपलाइन, इसके अंतर्गत एक पाइपलाइन का बिछाना चाहिए, ठीक है, जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को राजस्थान से जोड़े, ताकि वहाँ अगर बाढ़ आ जाए तो पूरा बाढ़ का पानी राजस्थान। मैं बोला कि हाँ ठीक है, तो मतलब इतना नहीं सोच देना है। वो यही बोला, अब बैठे बैठे क्या करेंगे, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, वही पागल है मैं भी पागल हूँ। बोला एक पाइपलाइन बिछाना चाहिए जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को सीधा राजस्थान में कवर करेगा। वहाँ का जितना भी अत्यधिक पानी की मात्रा जो है उसको राजस्थान में डाल देंगे। उससे ये होगा कि राजस्थान, और वहाँ पे प्लांटेशन कर देना चाहिए, उससे ये होगा कि हमारा वो बढ़ जाएगा। मैं बोला ठीक, लिख लिख के आ जाना। उसका नहीं हुआ मेंस। तो है ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरे न्यूज़ में चले। ठीक है, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सुने हो इस योजना के बारे में, कुछ आइडिया है क्या है इस योजना का? दूसरा है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, इसलिए आज मैं योजना भी वही वही लाया हूं जिसमें ज्यादा कन्वर्ट ना करना पड़े। लिखो। बहुत तुम लोग को प्रॉब्लम है। अरे नहीं है, मैं बना के रखा था, ये 1.5-2 हफ्ते से बना हुआ है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। सही में ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। इस योजना का एम है, जो लक्ष्य है वो ये है कि हमारे भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी मैं थोड़े दिन पहले बताया भी था कुछ, छत्तीसगढ़ में कोई एक गांव है महुआ पानी, वहाँ पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई है, ठीक है। विद्युत, अरे यार, ग्रामीण विद्युतीकरण, बड़ी छोटी की मात्रा थोड़ा देख लेना। ग्रामीण विद्युतीकरण, इस योजना के अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हमारे भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, उन तक बिजली पहुंचना चाहिए 24/7, दिन के 24 घंटा, हफ्ता का 7 दिन, ठीक है। तुम लोग के यहाँ ब्रेकेज का प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे जहाँ रहते हो? अरे लाइट गोल होती है? हाँ हाँ, 3-3, 4-4 घंटा ना, मेंटेनेंस नहीं होता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसका एम है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देखो, कोई भी स्कीम ना गवर्नमेंट के लिए भी वायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर नुकसान में है तो खूब नुकसान झेल के कोई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। तो ये स्कीम में ठीक ठाक काम हो चुका है, बहुत साल से चल रही है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2014 से ये स्कीम चल रही है, उदय डिस्कॉम और ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया ना कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एडवांटेज है, ठीक है, जो उसके लाभ हैं, वो बड़े गांव को ज़्यादा मिल रहा है और छोटे गांवों को कम मिल रहा है। Isn't it? There is a differential benefits of rural electrification. In differential benefits of rural electrification, इसका मतलब ये है कि बड़े गांव का की भी एक डेफिनेशन है, बिग विलेजेस। बड़े गांव उनको कहा जाता है जहां जिस गांव की जनसंख्या 2000 या उससे ज़्यादा है, उन गांवों को बड़े गांव कहा जाता है, ठीक है। और स्मॉल विलेजेस मतलब वो गांव
जिनकी जनसंख्या, हाँ कोई गैस करेगा? अरे 300 या जो उससे कम है उन गांवों को छोटे गांव कहा गया है। ठीक है, डिफरेंशियल बेनिफिट्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण में विभेदक लाभ, विभेदक लाभ। ठीक है, तो इस योजना में ये देखा गया है कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो बड़े गांवों को ज़्यादा मिल रहा है, छोटे गांवों को कम मिल रहा है। छोटे गांव को कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, अगर एक ही लाइन बिजली गई है तो हवा आ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। ठीक है, एक और इसमें दिक्कत है कि ग्रामीण इलाकों में चोरी चकारी की भी समस्या बहुत है। ठीक, तो ये न्यूज़ थी इसकी। अब इसमें से एक ये देखना है कि सरकार इस योजना के अलावा और कौन कौन सी ऐसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम चला रही है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इस जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय। और जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ये इसकी नोडल एजेंसी है, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब विद्युतीकरण से संबंधित और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत में चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहली एक योजना है सौभाग्य स्कीम, सुने हो? सौभाग्य, सौभाग्य स्कीम, ये लिख लिए? ठीक है, ये स्कीम ना बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो स्कीम्स और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्कीम कुछ बड़े स्कीमों के साथ अंतर्गत आ गई है अब। ठीक है, और कुछ स्कीमें अब पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो अभी चल रही हैं। नहीं तो आज से 2 साल पहले देखोगे तो बहुत सारी स्कीम थी, लेकिन वो सारी स्कीमें कई सारी बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो लिख के आओगे तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपडेट नहीं हैं। ठीक है, ठीक, इसीलिए ये स्कीम स्कीम बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव्स, अन्य योजनाएं। सबसे पहले ये पहला है सौभाग्य स्कीम, ये इंग्लिश में ही है। कैपिटल में सौभाग्य। ये सोलार इलेक्ट्रिफिकेशन, सौर ऊर्जा से कनेक्टेड कुछ है इसका। ठीक है, हिंदी में भी सौभाग्य ही है। दूसरा एक उदय स्कीम, सुने हो उदय? उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। देखो ये जो उदय योजना है ना, ये एक तरीके का प्राइवेट प्लेयर की एंट्री है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, ठेकेदारी प्रथा। ठीक है, दिल्ली जैसे शहरों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे शहरों को
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है। ठीक है, अब वो प्राइवेट कंपनी अपना तो प्लांट लगाएगा नहीं, वो भी किसी एनटीपीसी सीएसईबी से ही कहीं ना कहीं से वो बिजली खरीदेगा। ठीक है, तो उसमें बीच में दिल्ली में ना बहुत घपलेबाजी हुआ था इसी स्कीम में ही। ठीक है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सटेंशन स्कीम, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तीसरा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत विद्युत विकास योजना। ठीक है, और इसके अलावा एक ऐप है जिसका नाम है गर्व ऐप। एक ऐप है गर्व, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। ठीक है, देखो अभी अगर तुम लोग का प्री व्री देने में टाइम है ना, तो ये सारी चीज़ों को एक बार इंस्टॉल वगैरह करके देखा करो। जैसे तुम लोग सुने होगे गगन, इंडिया स्पेस मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है IRNSS, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, गगन सिस्टम कि इंडिया अपना साथ। वो क्यों है मालूम है? इंडिया की खुद की भी एक GPS है, मालूम है तुम लोग को? ठीक है, लेकिन मोबाइल में उसका ऐप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जो इसरो है जो हमको नेविगेशन फैसिलिटी देगा, लेकिन वो ऑपरेशनल हो गया। वो नेविगेशन फैसिलिटी किसके लिए ऑपरेशन हो गया है? आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए ना। जो हमारा गगन सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो गया है, बहुत जल्दी हमारे लिए भी हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ही जल्द इंडिया का भी खुद का एक GPS होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो चीज़ आड़े आ रही है वो ये आ रही है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं ना, उनको GPS और ये सब कुछ ना कुछ पैसे देता है। ठीक है, और मोबाइल कंपनियों से जब इंडियन गवर्नमेंट ने बात किया कि भाई आप इंडिया में आप जितने भी मोबाइल अपनी यूनिट बेच रहे हैं उसमें आप हमारा गगन ऐप डालोगे। ठीक है, तो मोबाइल कंपनियों ने उसका मना कर दिया। ठीक है, मना करने का एक रीज़न ये था कि अभी जो इंडिया का जो GPS है ना गगन, ठीक है, वो GPS के जितना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो अब IRNSS या गगन, गगन का पहला का नाम है IRNSS, अभी उसको गगन नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो 7 जो है ना, 7 सैटेलाइट का जो समूह है, कॉन्स्टलेशन जिसको बोलते हैं, वो तो उतने चाहिए। तो अब इसरो क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि कभी एक आध खराब हो गया तो फिर कैसे होगा? तो अब एक आध दो सैटेलाइट इसरो स्टैंड बाय मोड में भी अब वो क्या नाम है उनमें इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, जैसे आवश्यकता 7 की ही है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हम 9 सैटेलाइट वहाँ पे अरेंज करके रखेंगे कि इन केस एक आध दो खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आने जाने का जो सिस्टम है वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारा जो है ना गर्व ऐप है, ये है, इसका थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहा करो। कभी कभार UPSC में एकदम बेवकूफ़ जैसे भी सवाल आ जाते हैं, जो मतलब देख के लगता है ये UPSC में आ कैसे गया, एकदम बेसिक सा सवाल। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, बहुत बेसिक था, मतलब वो देख के मैं सोचा कि ये आंसर देने के लिए इतनी पढ़ाई थोड़ी ना की है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था वो। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैं बताया था ना कि इनमें से किन में स्टार रेटिंग देख, स्टार रेटिंग कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में स्टार रेटिंग दी जाती है, किसी बुक में नहीं दिया है। ये सारा चीज़ बेस्ड है आपके ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, बस यही था। ठीक, इसके बाद तीसरा है तापी योजना, तापी परियोजना, तापी प्रोजेक्ट। तापी, तापी प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट, तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ठीक है, एक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है तुर्कमेनिस्तान, कल मैं मैप लेके आया था इसका, तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक का। वो पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगा, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आएगा। ठीक है, ये पाइपलाइन बहुत साल से चल रहा है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसके पहले से चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन बीच बीच में वही
हमारे कुछ मधुर संबंध हो जाते हैं पाकिस्तान से, तो फिर वो बोलता है मैं नहीं काम करूँगा इसमें। ठीक है, तो अभी इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट है ना वो ये है कि अफगानिस्तान ने इस पाइपलाइन में फिर से काम शुरू कर दिया है, और इस बार अफगानिस्तान एकदम डिटरमाइंड है कि इस बार तो हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ये है कि अफगानिस्तान ने इसमें काम चालू कर दिया है। अब तापी प्रोजेक्ट है क्या? तो तापी प्रोजेक्ट एक पाइपलाइन है जिस जिस अगर ये बिछ जाएगा तो इस पाइपलाइन से हम नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ वो बहुत बड़ा रिजर्वायर है नेचुरल गैस का। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान से सीधा नेचुरल गैस आएगा इंडिया से। उससे बहुत सारे लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है हमारे, जैसे शिप से लाने का कॉस्ट है, जहाज़ों से लाने का कॉस्ट है, वो बच जाएगा, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये एक परियोजना है तापी, और अफगानिस्तान ने इसमें काम चालू किया है। एसेंशियली ये एक नेचुरल गैस की परियोजना है। ठीक है, अब इस नेचुरल गैस, मान लो कि 100% जो नेचुरल गैस आएगी, ठीक है, अच्छा, इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ से नेचुरल गैस आएगा। ठीक है, कहाँ से होते हुए आएगा? यहाँ से आएगा, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के बाद इंडिया। ठीक है, अब मान लो इसने यहाँ से 100% नेचुरल गैस भेजी, तो कौन कौन कितना कितना लेगा? ठीक है, तो इसमें ऐसा है, अफगानिस्तान को 5% देंगे, इंडिया और पाकिस्तान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, हम दोनों इक्वली लेंगे 47.5%, और अफगानिस्तान को मिलेगा 5%। ठीक है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अफगानिस्तान को कम मिलेगा तो इतना एक्साइटेड क्यों है अफगानिस्तान? क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत टाइम से किसी भी प्रकार का कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के रूप में देख रहा है। ठीक है, कि अगर पाइपलाइन का काम चालू होगा तो वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नेचुरल गैस आएगा तो उनका जो लोकल मार्केट है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसीलिए इसको इतना प्राउड कर रहा है, मतलब इसको इतना समर्थन दे रहा है। ठीक, 1800 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है ये, 1800 किलोमीटर लंबी। ठीक, और इससे एक चीज़ और होगी कि, सॉरी, दो चीज़ और होगी कि जो ये चारों देश हैं, इन चारों देश में एक तरीके का एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, कि हमको फिर उस एनर्जी सिक्योरिटी कि हमारे पास ये तीनों देशों में नेचुरल गैस की एक कांस्टेंट और कंटिन्यूस सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और दूसरा, दैट देयर शैल बी अ रीजनल स्टेबिलिटी, एक प्रकार की स्थिरता भी प्रदान करेगा, क्षेत्रीय स्थिरता, कि अगर ये तीनों देश एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान को हर साल अगर कुछ ना कुछ पैसा देंगे तो हो सकता है वो कम आतंकवादी भेजेगा। ठीक है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है ना, तो कोशिश है कि रीजनल स्टेबिलिटी भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो तुर्कमेनिस्तान जो है ना वो एज ऑफ नाउ अपने नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के लिए दो देशों पे डिपेंडेंट है, रशिया और चाइना, क्योंकि एक लैंडलॉक्ड देश है। ठीक है, भू आविष्ठित देश है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन बिछ जाने से क्या नाम है, जो ये है तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसको और ज़्यादा मार्केट मिलेंगे। 3 नए मार्केट मिले ना, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, हो सकता है हम इंडिया के भी इंडिया में भी एक्सटेंड कर दें। ठीक है, नेपाल, म्यांमार, इधर उधर। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्स मार्केट है।
ठीक है, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उसके देश की, और जो चाइना और रशिया पे जो डिपेंडेंसी है उसकी, तो तुर्कमेनिस्तान की वो कम होगी, ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 1800 किलोमीटर इसका मेंटेनेंस वगैरह जो भी है ये इनिशियली 30 साल तक के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ तापी प्रोजेक्ट। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा अभी सिग्निफिकेंस में। ठीक है, इसमें मेन जो प्लेयर है ना वो प्राइवेट प्लेयर ही है, लेकिन इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। ठीक है, बनाने में, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक की कम है। ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, वो चैलेंज में बताऊंगा ना, चैलेंजेस में है वो। ठीक है, फाइनेंशियल चैलेंज, पैसा कहाँ से आएगा। क्या जरूरी है, क्यों। सबसे पहला तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, कोयला जला रहे हैं अभी, नेचुरल गैस, देखो ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस जलाने से बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा, होगा, लेकिन एज कंपेयर टू कोल कम होगा। ठीक है, फॉर अ फैक्ट बता दूं कि अगर हम 1 किलो कोयला जलाते हैं और 1 किलो नेचुरल गैस जलाते हैं, ठीक है, तो कोयले से जितना कार्बन एमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन, नेचुरल गैस में उससे 50 से 60% कम होता है। लिख लो, द कार्बन एमिशन या कार्बन उत्सर्जन जो कोयले से होता है, नेचुरल गैस में उसका 50 से 60% कम होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है दैट दिस विल प्ले एज एन अल्टरनेटिव, this will be as it will be act as an alternative to coal, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगा। दूसरा बेनिफिट है इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक। जाहिर सी बात है पाइपलाइन का काम शुरू होगा तो फाइनेंस आएगा, निवेश आएगा, तो जिन देशों में भी काम होगा वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उस एरिया में जो रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों का, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल फ्लोरिश। थोड़ा देखा जाए कि स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तापी पाइपलाइन रणनीतिक रूप से क्यों इम्पोर्टेंट है। तुम लोग एक और पाइपलाइन सुने हो, IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें रशिया और US है। ठीक है, तापी पाइपलाइन को ना US सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें ईरान नहीं है। ठीक है, एक और पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन पे काम चालू होगा, एक तापी और एक IPI। ठीक है, एक तो तापी है और दूसरा है IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, इसमें वही है, हम ईरान से लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि ईरान इन्वॉल्व है तो ईरान, इस पाइपलाइन को कौन कौन सपोर्ट करेगा, ईरान और रशिया करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जहां पे ईरान और रशिया नहीं है उसको कौन सपोर्ट करेगा, बस इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हो सकता है कहीं, हाँ हाँ, तो पाकिस्तान को US बहुत पैसा देता है, US बैक्स पाकिस्तान। अभी बांग्लादेश का न्यूज़ सुन रहे हो तुम लोग,
अभी 2 दिन पहले वहाँ यूनिस खान गया, उसको एकदम ग्रैंड वेलकम दिया गया, रेड कारपेट पे आओ बैठो। न्यूज़ फॉलो कर रहे हो क्या? मोहम्मद यूनुस नाम है ना? वो अभी यूएस की यात्रा पे गया, क्या भव्य सा स्वागत हुआ उसका। यूएस ने डिक्लेयर किया है कि हम बांग्लादेश को जितनी भी आर्थिक मदद होगी वो करेंगे। यूएस ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपन कभी कभार, अभी मोदी जी रशिया में जाके पुतिन से गले मिला है ना, अपन भी तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए वो ये सब करता है। ठीक है, पहले पाकिस्तान को भर भर के पैसा देता था, अभी बांग्लादेश को एकदम सपोर्ट। स्टेटमेंट यह है, यूएस विल गिव एवरी पॉसिबल सपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। अभी मोदी जी गए थे तो बाइडेन भूल गया था कि मोदी जी भी बोलेंगे। वो न्यूज़ पढ़े थे? ठीक है, भूल गया था। इसका नहीं भूला। इसको तो बुला बुला के मिलवा रहे हैं लोगों से, आओ मिलो आओ मिलो आओ। ठीक है, एक एंगल है मुस्लिम ब्रदरहुड का, ऐसा स्ट्रेटेजिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से यूएस की बात आ गई? अच्छा, यहाँ से आ गई। कोई कुछ पूछा था शायद। हाँ, पाकिस्तान। नहीं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है यूएस, बिल्कुल सपोर्ट करता है। नहीं, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता तो लादेन जिस दिन पाकिस्तान में मिला था तो उस दिन से उन दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए थे। हो जाने चाहिए थे ना। लादेन कहाँ से मिला था? पाकिस्तान से मिला था। अबोटाबाद उसी दिन खत्म हो जाना था। इतने साल से खोज रहे हैं उसको, इतना पैसा खर्चा हो चुका है, मिला भी तुम्ही को, और तुमको पैसा भी दिया है उसी को खोजने के लिए। पाकिस्तान यूएस से खूब पैसा लिया था लादेन को खोजने के लिए, और अपने ही घर में छुपा के रखा था उसको। ठीक है, अगर कुछ, लेकिन यूएस के अपने अलग इंटरेस्ट हैं, उसको पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं दिख रहा, उसको इंडिया दिख रहा है। इंडिया को काउंटर चेक में रखने के लिए भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा। तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, चौथा है, एक और अपना दोस्त है, ये भी एक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई हम तो यूज़ नहीं करेंगे ना, हम तो प्रोटेस्ट में खड़े हैं, सीपैक के अगेंस्ट में खड़े हैं। ठीक है, तो हमारा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऐसा होगा। ठीक है, इट विल सर्व एज अ काउंटर टू चाइनाज सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये सब देख लें तो जो तापी पाइपलाइन है, इट विल ओनली एनहेंस द इंडियन कनेक्शन विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, जो ये देश हैं, इनसे भारत के जो संपर्क हैं, संबंध हैं, कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाएगा ही। इट विल एनहेंस द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं, मध्य एशिया देशों के साथ भारत के जो संपर्क हैं उसके वो बढ़ेगा। क्षेत्रीय संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा इन देशों से बढ़ेगा। तो दिस मेनी आर द सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स ऑफ तापी पाइपलाइन। अब थोड़ा देखते हैं चैलेंजेस में। तो सबसे पहले वही देखेंगे जो तू पूछ रहा था, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? नहीं, यूएस नहीं करेगा। यूएस अपना फायदा देखता है, इन्वेस्ट वगैरह नहीं करता है। यूएस को इन्वेस्ट करना रहता, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करता ना। कौन इन्वेस्ट करेगा? प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। सबसे पहला चैलेंज ये भी नहीं है, सबसे पहला चैलेंज तो नाम देखो ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? नहीं, सिक्योरिटी, सुरक्षा। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस?
तो चैलेंजेस तो सुरक्षा सिक्योरिटी में तो इस बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग लिख देना खूब सारा, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नाम ही काफ़ी है, फिर इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, सुरक्षा। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी दो चैलेंज है। एक तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है ना, आज तालिबान है, 3-4 साल पहले वहाँ पे बढ़िया सरकार थी। दूसरा, अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। मानवीय संकट, तालिबान है, जहाँ मौत है आपकी फिराक में, कभी तो पधारिए अफगानिस्तान में। ठीक, एक तो ये है। दूसरा, आज भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, ठीक है, कभी खुशी कभी गम। आना अभी कुछ होने वाला है, क्रिकेट अपन नहीं जा रहे हैं, इतना बड़ा फैसला लिया बीसीसीआई ने, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट। देखो बीसीसीआई क्या है मालूम है, बाद में बात करेंगे, लिख लो कभी, बाद में बात करेंगे। ये है इसका एक, अभी बीसीसीआई में भी कुछ टाइम पहले वो चल रहा था, जिसको बोलते हैं 2 पोजीशन एक्वायर कर रहे थे लोग, ठीक है, डालमिया और ये सब का, बाद में बात करेंगे इसका, ठीक। हाँ, दूसरा तुम्हारा प्रॉब्लम है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है, वित्त पोषण, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें ये है कि देखो ये पैसा, ये पाइपलाइन लगाने में कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो 2 चीज़ है। एक तो 4 देश में जितना भी पैसा लगेगा उसका कुछ हिस्सा एडीबी देगा, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बैंक है, रखे रहते हैं पैसा, एशियाई विकास बैंक, ये देगा। लेकिन ये ना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5% 10% के हिसाब के ही आसपास का पैसा देगा, बाकी का 90% कहाँ से आएगा। तो बाकी का 90% कहाँ से आएगा मालूम है, बाकी का जो मतलब एक लार्ज चंक जो है, बड़ा हिस्सा, वो कहाँ से आएगा, वो अलग अलग देश में अलग अलग इन्वेस्टर करेंगे। अफगानिस्तान अपने लिए ढूंढेगा, पाकिस्तान अपने लिए ढूंढेगा, इंडिया को तो मिल जाएंगे। समस्या पाकिस्तान की है, ठीक है, कि IS और ये सब ना कर दें इन्वेस्ट तुम्हारे पास हम ही कर देते हैं, IS, ठीक है, हमास कौन है तुम्हारे इन्वेस्टर, हमास, ठीक ठीक है। तो फिर मोदी जी फोन करेंगे, अरे इस बार का आया नहीं, तो बोले हमास ले लिया, ठीक, क्या बोलेंगे मोदी जी भी, ठीक है, मोदी जी तो वही बोलेंगे कि भाई ठीक ही है, हमसे तो दूर है, तू पूरा रख ले। तो प्रॉब्लम इनकी है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम इसकी भी नहीं है, इन्वेस्टर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो जो 4 देश के 4 अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, जिनके 4 अलग अलग मॉनेटरी फायदे हैं, ठीक है, वो लोग एक बेंच में कैसे सिंक्रोनाइज होके काम करेंगे, श्रेणीबद्ध तरीके से कैसे
चार अलग अलग देश के चार इन्वेस्टर्स कैसे उसको काम करेंगे। प्रॉब्लम इसके एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, अफगानिस्तान तो अपनी तरफ से चालू कर दिया है, ठीक है, लेकिन आगे जो वे फॉरवर्ड है उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर हैं तो भी एक पार्टी होता तो ठीक रहता ना। अफगानिस्तान का मेंटेनेंस और जो भी है कंस्ट्रक्शन वो उसकी पार्टी करेगी। पाकिस्तान में जितना ही पाइपलाइन है उसका मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन के बाद उसका मेंटेनेंस भी तो है ना। ठीक है, नहीं तो अपने यहाँ क्या होगा, पाइपलाइन बिछा दिए, रात में जाके चार लोग उसी में बैठ के डिस्पोजल पानी चालू, और रात में ज़्यादा हो गया तो उसको खोद दिए। मेंटेनेंस भी तो प्रॉब्लम है ना। वहाँ तो और बढ़िया माहौल सही रहता है जम्मू कश्मीर में। मैं तुम लोग को पिछले बार एक चैलेंज दिया था कि खोज के आना आसपास में ऐसा कोई एरिया जहाँ पे प्लास्टिक ना हो, एकांत वाला। मिलेगा भी नहीं अभी भी, वो चैलेंज ओपन है, जनरल ऑफर। कभी खोज के लाओ, 200 रुपये मैं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पेट्रोल का हो जाएगा। हाँ ना, तो स्टूडेंट लाइफ में यही है, पेट्रोल का पैसा निकल जाए, एक टाइम के समोसे का पैसा निकल जाए, बस हो जाएगा। प्रॉब्लम दूसरी फाइनेंसिंग की है, और फाइनेंसिंग के बाद इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कि चार अलग अलग इन्वेस्टर मिलके कैसे एक प्लिथोरा, एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। ठीक है, तीसरा जो इसका चैलेंज है वो एनवायरमेंटल चैलेंज ही है, पर्यावरण। कि हाँ, जैसे मैं बताया था कि नेचुरल गैस कोल से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, लेकिन करता है, एकदम क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं है वो। ठीक है, 0% नहीं है, करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट वो। ठीक है, और चौथा प्रॉब्लम जो है वो है करप्शन। इसको तो सब में लिख दिया करो, इंडिया से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है एक कॉमन है, करप्शन एंड गवर्नेंस। और वही जो यहाँ आया, मॉनिटरिंग। और मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे साथ फर्स्ट जॉब अटेम्प्ट था ना, तो हम दोनों साथ में तैयारी करते थे। तो ऐसे में वो शुरू ही उसी से करता था, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया इज अवर कंट्री, मतलब कुछ भी आए वो शुरू उसी से करता था, इंडिया इज अवर कंट्री। अब यूपीएससी का थोड़ी ना मालूम है कि मैंने 100 ऐसा लिखा है, वो तो 2 ऐसे पूछता है, और अलग अलग पेपर का अलग अलग लोग चेक करते हैं ना। तो ज्योग्राफी वाले को थोड़ी ना पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला वर्ड मैंने इंडिया इज अवर कंट्री लिखा है। तो ये कॉमन है, करप्शन गवर्नेंस, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान की भी वहाँ का समाचार नहीं आ रहा है अभी अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, तापी। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि इस पाइपलाइन के अलावा और कौन कौन से ऐसे पाइपलाइन या रीजनल कनेक्टिविटी है जिस पे इंडिया काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है, लिख लो, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये वो है, सबसे पहला है इंडिया नेपाल पाइपलाइन। इंडिया और नेपाल के बीच भी पाइपलाइन बिछाया जा रहा है फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। उसका नाम है मोतीहारी अमलेखगंज, लिखना ही पड़ेगा, मोतीहारी अमलेखगंज। मोतीहारी स्टेशन का नाम है, मतलब जगह का भी, अमलेखगंज। प्यार से इसको इंडिया नेपाल पाइपलाइन बोलते हैं। अबे अमलेख है ये, अमलेखगंज पाइपलाइन। ठीक है, दूसरा एक है बहुत इंपॉर्टेंट, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा।
INSTC बहुत इंपॉर्टेंट है ये INSTC, ठीक है। तीसरा, अब पता नहीं इसको तीसरे में इसलिए रखा, पहले मैं इसको ऊपर रखा था फर्स्ट में, लेकिन फिर अभी बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें हो गई तो ये नीचे आ गया। इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन, मेरे ख्याल से अब लिखने के ही काम आएगा, बस पढ़ लिया तो लिखो, ठीक है। और चौथा जो रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी मतलब ये सारे रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा, चौथा नहीं लिखा हूँ क्या? चौथा, हाँ, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक सुने हो? बिम्स्टेक इंडिया और बे ऑफ बंगाल में जितने भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है ना, उनका एक ग्रुप है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिम्स्टेक लिख लो बस, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बस इसको बिम्स्टेक लिख लो। तो ये सारे तापी पाइपलाइन के अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें भारत काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया नेपाल का ना कंप्लीट हो गया रहता, लेकिन बीच में वो जो ओली आया था ना, ओली, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर था नेपाल का, उसने इंडिया को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया था, तो ये बंद कर दिया था। बीच में न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया से नेपाल की तरफ जो जितना भी क्रूड ऑयल जाता है, हमारे ही थ्रू जाता है, इंडिया ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो फिर UN में जाके चिल्ला रहा था कि ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक। तो गाली तो तू ही दे रहा था, इंडिया ये नहीं करता, इंडिया वो नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो ब्लॉक कर दिया, हम नहीं जाएगी ट्रेन। तो नेपाल पूरा ब्लॉकेज हो गया था कुछ टाइम तक, पूरा बिहार जो बॉर्डर लगता है नेपाल से, पूरा वहाँ पे लाइन से टैंकर खड़े थे, नहीं तो ये कंप्लीट हो गया रहता है इंडिया नेपाल, ठीक है। इसके अलावा है, इसके बाद है, ये ख़त्म हो गया तापी, इतना ही है। इसमें एक चीज़ ना, ये INSTC इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत टाइम से लटका हुआ है, ठीक है। एक तो ये है और एक है IMEC, याद आ गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, जो इजराइल पैलेस्टीन और रशिया यूक्रेन के कारण बन रही है। ये हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, CPEC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, IMEC अगर हो जाएगा तो। इंडिया मिडिल ईस्ट, मध्य एशियाई यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC का नाम है इसका। इस पे बहुत काम चल रहा था और फिर इजराइल पैलेस्टीन में वो चालू हो गया, और मेरे ख्याल से ना यही चालू हो रहा था, इसलिए ईरान ने पैलेस्टीन को प्रॉप किया कि तुम, इजराइल पैलेस्टीन शुरू कैसे हुआ था? हमास ने अटैक किया था ना पहले तो इजराइल पे, ठीक है। उस टाइम की अगर तुम लोग न्यूज़ देखोगे ना, तो IMEC कॉरिडोर पे बहुत काम चल रहा था, ठीक है। ऐसा था कि 1-1.5 साल में ही ऑपरेशनल हो जाता ये, ठीक है, लेकिन ये ईरान को मंजूर नहीं था, मतलब एक इसका थ्योरी है ये, नहीं तो हमास को क्या पड़ी थी, इतने साल से चुप बैठा था, अभी भी थोड़ा देर बैठ जाता। ऐसा भी कुछ हुआ थोड़ी ना था टेंशन कि इसराइल ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, इसराइल भी तो अपना शांति से काम कर रहा था। IMEC कॉरिडोर पे बहुत अच्छे से काम हो रहा था, ये 1-1.5 साल में ही ऑपरेशनल हो जाता। ये ऑपरेशनल हो जाएगा, इंडिया कनेक्ट करेगा अपने आप को मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया और ये सब देश, वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे सीधा यूरोप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें काम भी बहुत ठीक से हो रहा था, लेकिन अब ये इजराइल इसके कारण रुक गया। IMEC कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ टाइम पहले मैं FTA पढ़ाया था कि इंडिया ब्रिटेन के साथ, UK के साथ भी अपने FTA पे काम कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहा है, ठीक है। वो इसीलिए ही आईएमएफ कॉरिडोर को पे इंडिया इतना स्ट्रेस दे रहा था, इंडिया की भी बहुत इन्वेस्टमेंट थी इस पर, ठीक है। और बाकी ये आईएनएसटीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईएनएसटीसी ये थोड़ा रशिया और इसका कनेक्शन ज़्यादा है, रशिया, मंगोलिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर में और कौन है, कजाकिस्तान, इन सब से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, नॉर्थ रशिया, साउथ में इंडिया, और उसके बीच की पूरे जितने भी देश हैं सबको कनेक्ट करता हुआ जाएगा ये आईएनएसटीसी। इस पर भी ठीक काम हो रहा था। जब भारत के पाकिस्तान, मोदी जी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान जब गए थे ना, परवेश, क्या नाम है, अरे मुशर्रफ नहीं यार, शरीफ जो था इसके पहले का प्राइम मिनिस्टर, नवाज, गले वाले मिलने, उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट में भी बहुत दबा के सही से काम चल रहा था, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेक था इसमें। ये थोड़ा फेल हुआ तब तो हम चाहबार की तरफ गए, उसके पहले चाहबार नहीं था, ये था कि इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर ऊपर छोटा पड़ता ना अपने को। वो फेल हुआ तो फिर अपन चाहबार और ये सब में चालू हो गए। तो ये ट्रेड तो करेंगे, ये है, लेकिन अभी डेड नहीं है, काम हो सकता है, उम्मीद पे दुनिया काम है, कायम है, ठीक है। इसके लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक डिस्कशन हो चुका है इसमें, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चौथा है, एक युद्ध अभ्यास है, इंडिया यूएसए का भी हुआ था, ठीक है। थोड़ा वो देख लेते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, छोटा सा ही टॉपिक है, बस लिखने का ही है, हुआ था तो सोचा बता दूं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अरे यार, किस किस के बीच का देखना है अपने को, इंडिया यूएस के बीच का देखना है, आर्मी नेवी और तो इंडिया और यूएस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है वज्र प्रहार। ये यूजुअली, सॉरी स्पेसिफिकली ये आर्मी के लिए, थल सेना। इसके बाद दूसरा है सॉल्वेक्स, ये इंडिया यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी, नौसेना के लिए। जो न्यूज़ में था वो मलाबार एक्सरसाइज था, सुने थे तुम लोग कोई, मलाबार एक्सरसाइज, चाइना का एंगल है इसमें। मलाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड नेशन जितने भी हैं, क्वाड सुने हो, क्वाड, 4 देशों का समूह, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देशों का एक संयुक्त जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, मलाबार नाम है उसका, मलाबार जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। ये जब हुआ था तो थोड़ा चाइना हल्ला कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और उसका कुछ कोल वोल का है, तो न्यूज़ में था थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा चलते हैं जुडिशियरी की तरफ। अभी एक न्यूज़ आई थी, कॉलेजियम सिस्टम को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, एसी ठंडा नहीं कर रहा है कि मैं, 29 पे क्यों है, तो फिर ये एसी क्यों है, ये एसी 29 पे नहीं होने को मांगता है।
ठीक है, कलेजियम सिस्टम, हिंदी में भी कलेजियम सिस्टम ही बोलते हैं। न्यूज़ क्या थी, उसका वेट करें कि पढ़ लें? तो मतलब ही आदमी है तो ठीक है। देखो इसमें एक ये चीज़ है दैट वी कैन नॉट डिस्कस जो कोर्ट में हो रहा है ऐसा ही, लेकिन चूंकि एकेडमिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो पूरा मामला क्या था समझते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था ना, 2 जज को डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से प्रमोशन पदोन्नति करके उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया था। ठीक है, सुने थे ये वाला न्यूज़ तुम लोग? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस को प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बना दिया गया था। ठीक है, अब हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए जो हाई कोर्ट का कलीजियम सिस्टम है, ठीक है, हाई कोर्ट के कलीजियम सिस्टम में कौन कौन होने चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 और, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, ले तो क्या हुआ था, उन दोनों का जब प्रमोशन किया गया था ना, तो चीफ जस्टिस ने जो बाकी के 2 जजेस थे उनसे ठीक से परामर्श नहीं लिया था। ठीक है, ऐसा हुआ तो फिर चीफ जस्टिस ने अपना जो भी रिकमेंडेशन सिफारिश थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि भाई इसमें तो बाकी जो दो जो जजेस हैं उनका ठीक से परामर्श नहीं लिया गया है, कलेक्टिव कंसल्टेशन, प्रभावी परामर्श नहीं लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो उसने सिफारिश दी थी, मतलब जिन 2 जजेस का नाम भेजा था, तो हिमाचल हाई कोर्ट को वापस भेज दिया कि आप इसमें ठीक से कलेक्टिव कंसल्ट करके एक बार रिकंसिडर कर लीजिए, फिर और भेजिए। तो जब हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में वापस गया तो फिर उन्होंने किसी और जज का नाम भेजा। ठीक है, मतलब जो शुरू के थे उनको सेकंड कंसल्टेशन में उनका नाम नहीं भेज के किसी और 2 जज का नाम भेजा गया। तो फिर जिनका नाम पहले आया था, मतलब जिनका प्रमोशन पहले होना था, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट पे याचिका लगाई थी। ठीक है, कि हमारे जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है उसकी अनदेखी की गई है। ठीक है, तो पूरा मामला ये था। तो ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी फिर वो करेगा कि कलेजियम सिस्टम का क्या है। तो अभी ये न्यूज़ में था, ठीक ठाक। ठीक है, कलेजियम सिस्टम, प्रभावी कंसल्टेशन क्या होता है। तो न्यूज़ ये है कि हाई कोर्ट के जो 2 डिस्ट्रिक्ट जज थे उनकी पदोन्नति जो होनी थी, ठीक है, वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो जैसा कंसल्टेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसको आप रिकंसिडर करिए। तो जब रिकंसिडरेशन में जब हाई कोर्ट ने वापस नाम भेजा तो 2 किसी और जज का नाम भेजा। तो जिनका जो पहले के 2 जज थे उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। ठीक है, मामला ये है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसमें ये समझते हैं, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में तुम लोग पढ़ भी चुके होंगे कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स। प्रक्रिया ज्ञापन। देखो एसेंशियली ना 4 स्टेज होती है, थोड़ा जल्दी से ही देख लेंगे क्योंकि ये तो सब तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी का नाम रिकमेंड होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 और सीनियर मोस्ट जज ये नाम रिकमेंड करते हैं, दे रिकमेंड या सिफारिश।
बड़ी छोटी देख लेना। ये लोग जिस मतलब किसी भी जस्टिस का अगर प्रमोशन करना है तो ये लोग पहले नाम फॉरवर्ड करते हैं टू द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। इस स्टेज को बोला जाता है स्टेट लेवल रिव्यू। राज्य स्तरीय समीक्षा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो राज्य स्तरीय समीक्षा स्टेट लेवल रिव्यू जब होता है तो यहाँ पे सीएम और गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि यहाँ से जो नाम रिकमेंड हुआ है उसको चैलेंज कर सके। इनका काम सिर्फ है इसको अगले स्टेज तक ले जाना। अगला स्टेज क्या है, जिन नामों को इस कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किया है उन दो नामों को सीएम और गवर्नर फॉरवर्ड करते हैं टू यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन जो कैंडिडेट हैं उनका नाम आ गया सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री। ठीक है, ये भी जो नाम सिफारिश किए गए हैं इनके पास भी वो पावर नहीं है कि वो उस नाम को चैलेंज कर सके। इनका भी काम सिर्फ होता है जो सुझाया गया नाम है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बोलते हैं, वो केंद्रीय जो लॉ मिनिस्टर हैं वो उस नाम को भेजते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके पास। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ बैठते हैं, जो नाम पे अगर ठीक है तो ठीक है, और फिर ये इसका भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास एंड देन इसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव जो कॉलेजियम सिस्टम है भारत का वो ये है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट वो इस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ 2 दिया गया है। ये बीच का जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में क्या क्या होता है ये नहीं दिया गया है, जबकि इनकी भी ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट होती है। आई बात समझ में? क्यों होती है? नहीं, अगर देखो ये पॉलिटी में तुम लोग पढ़े भी होगे लक्ष्मीकांत में कि अगर कोई जज हाई कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट के नीचे का कोई जज है, उसकी सैलरी वगैरह कौन देता है? राज्य सरकार देती है ना। तो राज्य सरकार मतलब उसको पता तो होना चाहिए 2 है 4 है कितने हैं, सिर्फ जानकारी के लिए नाम फॉरवर्ड किया जाता है। इनके पास पावर नहीं है कि जो रिकमेंडेड नाम है उसको निरस्त कर दें या कुछ भी कर दें। ठीक है, सिर्फ जानकारी के लिए दिया फॉरवर्ड किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये एक इफेक्टिव कॉलेजियम सिस्टम है। ये न्यूज़ थी। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक है कि हमारे यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम जो डेवलप हुआ, जो इवॉल्व हुआ, जो विकास हुआ, ठीक है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस कहा जाता है। ठीक है, पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े हो तो एक बार इसको देख लेना। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में डेवलप हुआ ना, इवॉल्व हुआ कॉलेजियम सिस्टम, ये 3 केस के आधार पे हुए थे। ठीक है, जो इवॉल्व हुआ, जो डेवलप हुआ, जो विकास हुआ कॉलेजियम सिस्टम का, वो थे, उसको 3 जजेस केस कहा जाता है। ठीक है, उसमें 3 जज के केस हुए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फाइनली जो थर्ड
जजेस केस हुआ था, उसमें आज जो ये हम फॉलो कर रहे हैं इसका जो रूपरेखा था वो थर्ड जजेस केस में फाइनलाइज हुआ था। नहीं तो इसके पहले कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन्स जो डेमोक्रेसी के हैं उनका भी इंटरफेरेंस था। इसके बाद में भी एक न्यूज़ आई थी कुछ साल पहले, एनजेएसी सुने हो? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मेरा सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ था तब ये आया था। इसमें ये था कि फिर इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, ठीक है, लेकिन बहुत न्यूज़ बना था ये एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें एक क्लॉज ये था कि जजेस की नियुक्ति में केंद्रीय लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरफियरेंस रहेगा, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, 99 हुआ था ना, और 100 कौन सा है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश। फोर सीनियर मोस्ट जजेस, हाँ ये भी एक डिफरेंस की बात है। सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम 5 जजेस का होता है, हाई कोर्ट का 3, ठीक है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 साल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 60 साल में। लिख लो, ये यूपीएससी का तो नहीं है, पटवारी वटवारी जो इधर के एग्जाम होते हैं उसमें आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 साल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 60 साल में, ठीक है। और अभी एक न्यूज़ और भी आई थी, मोदी जी चल दिए थे एक जज से मिलने, हाँ ठीक है, तो आया था, ऐसे ही चलता रहता है कुछ ना कुछ, इतना बड़ा देश है, ठीक है। ठीक है, एक टॉपिक जो थोड़ा सा कल भी अपन डिस्कस किए थे, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, सीमा पर विप्रेषण लागत। रेमिटेंसेस बताया था, रेमिटेंसेस वो पैसा है, जैसे कोई भारतीय जो बाहर काम कर रहा है वो अपने घर वापस पैसा भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है, विप्रेषण, ठीक है। तो इंडिया ने WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संघ, वहाँ पे एक मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन लगाई है कि जो रेमिटेंस जो भारत के लोग भेजते हैं उसमें जो चार्ज लगता है वो थोड़ा कम लगे, ठीक है। तो और इंडिया के लिए कंसर्न की बात इसीलिए है क्योंकि इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है भारत को, ठीक है। भारत के बाद नहीं, भारत के बाद है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद है चाइना, ठीक है, चाइना के बाद है पाकिस्तान, आना है, ठीक है, नहीं चाइना के बाद है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद है पाकिस्तान। लिख लो, लिखते लिखते ना हो जाता हूँ कभी कभार, थक जाता हूँ, तो लिख लिया करो कुछ कुछ। इंडिया मैक्सिको चाइना फिलीपींस पाकिस्तान, ठीक है, कहीं तो पाकिस्तान ठीक ठाक नंबर पे है, ठीक है। एक यहाँ और एक तापी में, तापी में हमारी बराबरी की है, यहाँ 2 पॉइंट पीछे है। अभी ऑस्ट्रेलिया का एक वो थिंक टैंक है लुलू करके, उसने विश्व के पावरफुल देशों की लिस्ट निकाली है, उसमें इंडिया को दूसरे नंबर पे रखा है, तीसरे, ठीक है, लेकिन वो इररिलेवेंट है। मैं चाहता तो वो न्यूज़ भी टाइम पास के लिए बता देता, लेकिन वो इररिलेवेंट है ना, लुलू नाम से ही भरोसा नहीं हो रहा उस पर ठीक है, तो इसीलिए उसको न्यूज़ में नहीं रखा है। और भी कुछ कुछ न्यूज़ थे वो रिलेवेंट मेरे को नहीं लगे तो मैं नहीं रखा, ठीक है। कूनो पे भी आया था, लेकिन कूनो पे ठीक ठाक कर चुके हैं, उस पर ज़्यादा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं थी, तो इसलिए उसको मैं नहीं रखा, ठीक है। ये केवला देव में एक हुआ है, ठीक है, उसका टाइम रहेगा तो पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यही छोटी सी न्यूज़ थी कि इंडिया ने WTO में रेमिटेंस का जो कॉस्ट है, हाँ, अब इंडिया में एनुअली हमने पिछले साल $125 बिलियन हमारे देश में एज रेमिटेंस आया था, विप्रेषण, ठीक है।
मतलब 125 बिलियन डॉलर हमारे देश के बाहर के लोगों ने कमा कमा के हमारे देश में भेजा था, ठीक है। अब इसमें ऑलमोस्ट 6.5% तो प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, ठीक है, मतलब पैसा भेजने का जो शुल्क है, ठीक, रेमिटेंस फीस बोलते हैं इसको, विप्रेषण शुल्क, और रेमिटेंस को विप्रेषण, ठीक है। 125 बिलियन डॉलर का 6.5% कैलकुलेट करो, 8 बिलियन डॉलर के आसपास होता है, मतलब 8 बिलियन डॉलर अपन ऐसे दे रहे हैं सर्विस चार्ज। 8 बिलियन डॉलर बहुत होता है। मैं कल बताया था ब्रूनी से हमारा ट्रेड 500 से 600 बिलियन डॉलर का है। उतना ट्रेड अगर हम ब्रूनी से करेंगे तो क्रूड ऑयल ले लेके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भर देंगे ना। तो इंडिया ने डिमांड की है कि इसमें जो 6.5% ऑलमोस्ट टैक्स उसमें लगता है, मतलब रेमिटेंस फीस लगती है, उसको कम किया जाए। और इंडिया को सपोर्ट भी किया है, मैक्सिको ने किया है, वियतनाम ने किया है, ठीक है, मोरक्को ने किया है, और इसको अपोज किया है यूएस और स्विट्जरलैंड ने। कल यूएस का नाम याद था, स्विट्जरलैंड भी है। स्विट्जरलैंड ने इसका अपोज किया है कि नहीं, रेमिटेंस फीस कम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस विप्रेषण कहाँ से प्राप्त होता है? एफडीआई अलग होता है, रेमिटेंस अलग होता है। नहीं, यूएस से। यूएस इज द मेन कंट्रीब्यूटर, 23%। अगर हम 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है हमारे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 25-30 बिलियन डॉलर यूएस से आया, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर रेमिटेंस कॉस्ट विप्रेषण शुल्क कम हो जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जो हितग्राही है, मतलब जिसके लिए बाहर का व्यक्ति पैसा भेज रहा है, उसके जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक होगी। पहला फ़ायदा तो ये है छोटा सा। दूसरा फ़ायदा ये है कि देखो, एक अल्टरनेट चैनल भी है बाहर के पैसे को हमारे देश में भेजने का, उसको वो कहा जाता है हवाला, ठीक है। अगर रेमिटेंस, तो भाई पैसा बचाने के लिए ही तो अल्टरनेट चैनल कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अगर रेमिटेंस फीस थोड़ी कम हो जाएगी तो ये हवाला का जो दूसरा अल्टरनेट जो एक सरदर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हवाला के पैसों पे जो डिपेंडेंसी है, हवाला सिस्टम पे जो डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखो, तुम लोग को हवाला वाला नहीं समझ में आता होगा ना, तो बताया करो मेरे को ये नहीं पता है कि तुम लोगों की समझ कितनी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेप्थ में ले जाने की, लेकिन अगर तुम्हारा क्रस्टी क्लियर नहीं है तो मेरे को बताया करो, मेरे को नहीं पता चलेगा ना। मैं ये समझता हूँ कि तुम लोग 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि कौन किस स्टेज में है, तो पूछ लिया करो, ठीक है। क्योंकि फिर मैं वो ऊपर से बता के चले जाऊंगा तो एसएससी की प्रिपरेशन तो तुम लोग कर नहीं रहे, ठीक है। और अगर डेप्थ में जाएंगे तो वो थोड़ा बोरियत भी होगा, लेकिन भाई जो है चीज़ वो तो है। मैं तुम लोगों को कंटेंट अच्छा देना चाह रहा हूँ, एक्साइटिंग कंटेंट दे पा रहा हूँ कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन यूपीएससी के लिए तो भाई यहाँ घुसना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आरसीईपी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, ये सब टर्म यूज़ करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो फिर आप लोग टाइम पास ही कर रहे हो, एकदम 100 बात की एक बात, ठीक है। तो इतने डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ पॉवर्टी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको पॉवर्टी को जीडीपी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हंगर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हेल्थ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी सोशल जस्टिस में आपको सिर्फ एक वल्नरेबल सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको अलग अलग वल्नरेबल सेक्शन को भी एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एसटी पढ़ के चले जाओगे तो वो क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है। जिसको बोला जाता है ना, क्या, स्ट्रेटिफाइड वल्नरेबिलिटी, वुमेन भी है, एसटी भी है, हैंडीकैप्ड भी है, 3 लेयर है ना वल्नरेबिलिटी का। एक तो वुमेन है, एसटी भी है, और हैंडीकैप भी है। सोशल जस्टिस में तो ये सारी चीज़ों को ना इकोनॉमी को हिस्ट्री से लिंक करना पड़ेगा। जैसे टेम्पल्स है, कॉमन सा चीज़ है हिस्ट्री में कि टेम्पल्स आर कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्यों? तो उस पर एक ही चीज़ नहीं, 5-6 पॉइंट आना चाहिए। वो तब आएगा जब थोड़ा सोचोगे,
और सोचने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, हर चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी, मिल जाती तो आराम से यूपीएससी क्लियर हो जाता। यूपीएससी का मेन क्रक्स ही है आपकी सोचने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता को यूज़ करना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर पढ़ा के चला जाऊंगा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, नहीं तो मैं आके वो सब भी बता देता, इतना नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को। ठीक है, अदर इनिशिएटिव और ये मैं चुपचाप प्रधानमंत्री मानधन पढ़ा के चल देता। लेकिन एक है, हाँ एक चीज़ पढ़ने गए, ठीक है, जैसे अपन वो पढ़े थे त्रिपुरा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कवर हो गया था। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाया था ना, हिस्ट्री में लिखवाता नहीं हूँ, जैसे कल भी एशिया देश में पढ़ा रहा था ऐतिहासिक, और ये कल थोड़ा क्लास गड़बड़ हुई थी। वो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ही नहीं है यूपीएससी में, अब ये नहीं पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी का इतिहास क्या है, तो वो बस समझ के लिए ज़रूरी है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको लिखना है और कौन सी चीज़ आपको सिर्फ समझनी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी क्यों है, कहाँ से शुरू हुई, ये यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन जानने का विषय है, क्योंकि बिना जाने नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन तुमको आना, आप लोगों को आना चाहिए कि कौन सी चीज़ लिखना है, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है। ये करंट अफेयर्स ये लिखना है, इंडिया रशिया रिलेशन का इतिहास लिखते रहोगे ना तो इररिलेवेंट, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आएगा ही नहीं। इतिहास सिर्फ इतिहास का ही ठीक ठाक इतिहास आएगा, नक्सलवाड़ी का इतिहास, इसका इतिहास, उसका इतिहास, इंडिया एशिया का ऐतिहासिक रिलेशन क्या रहा, ये नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी ने वो ट्रेंड छोड़ दिया है। आज के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछेगा, और आज के कॉन्टेक्स्ट में भाई ये सब चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और अगर मतलब आप लोग को अगर ऐसा चाहिए कि क्या नाम है, ठीक है आके पढ़ा के चल दूँ, एग्जैक्टली यूपीएससी को छुए भी नहीं, तो फिर आप लोग गलत फहमी में हो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं 2 बार इंटरव्यू बैठ के आऊँ, एकदम ठोक के बता सकता हूँ मैं। बस हिंदी का ही थोड़ा सा मसला है, उसको भी मैं दूर कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक, टाइम हो गया क्या, कितने बजे तक थी मेरी क्लास, एक तो टॉपिक और थे, और इसलिए मैं थोड़ा ना गैप ले लेके पढ़ाता हूँ कि तुम लोग बोर ना हो जाओ। ठीक है, अभी आई मैक और ये सब, इसके 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 भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैं कुछ चीज़ें छोड़ जानबूझ कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम लोग घर जाके पढ़ो। आई मैक उसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, वो जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या है, लेकिन वो लिखने वाली चीज़ नहीं, वो समझने वाली चीज़ है, मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब मेरे को जैसे मैं कल पढ़ाया था अंकोर वाट, मेरे को ये नहीं मालूम है कि तुम लोगों में से कितने अंकोर वाट के बारे में जानते हैं। मेरे को, मैं जब गया तो सर मेरे को बताया कि सर बता दिया करो, तो इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे पूछ लिया करो, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है ना। ठीक है, मैं ये समझ के बैठा हूँ कि तुम लोग कम से कम एनसीईआरटी पढ़ के आए हो यूपीएससी के लिए, कम से कम मैं तो भाई यही चाहूँगा ना कि एनसीईआरटी तो कम से कम तुम लोग पढ़ के आए हो, गलत कुछ है तो बता दो। और अगर ये है कि एनसीईआरटी भी यहाँ करवाई जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ने की ज़रूरत है एनसीईआरटी थोड़ा सा। ठीक है, और नहीं है तो वो नहीं है, शर्माया मत करो, पूछ लिया करो, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है कि डेप्थ कितना है, कहाँ पे हो तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल पूछ लिया करो। ठीक, ठीक है, तो फिर इसके बाद का कभी और देख लेंगे। एक ही टॉपिक बचा है, केवला देव और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का 3-4 टॉपिक था, उसी से कनेक्टेड लग जाएगा यार, उसको भी आधा घंटा। 6 बजे से है क्या कॉन्स्टिट्यूशन की? ठीक है, तो फिर इसको अगले में कभी कर लेंगे, एक छूट गया, बाकी हो गया। और एक बात और, महीना जब एंड होगा तो शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी करंट अफेयर्स हम किए हैं उसको रिवाइज करने आना चाहिए। रिवाइज करने मतलब शुरू में क्या पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, इसमें क्या 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 ये है, फिर क्या पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, फिर क्या पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, कुनो नेशनल पार्क पढ़ाए थे। ठीक है, फिर इंडिया मालदीव्स पढ़ाए थे, इंडिया क्या नाम है, जो भी पढ़ाए थे, ब्रूनी पढ़ाए थे, कुछ कुछ पॉइंट्स भूल जाओगे तो फिर जाके उसको देखो, नहीं तो आगे पार्ट और पीछे सपाट वाला कहानी हो जाएगा। अगर महीने के एंड में ये सारे चीज़ रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बिम्स्टेक, आईमैक और ये सब चीज़, ये सब चीज़ तभी याद रहती है जब बार बार माथा फोड़ोगे। मैं सिर्फ हिंदी के लिए ही इसमें देखता हूँ, हो जाएगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
पढ़ा है बहुत। और कुछ टाइम तक ये रटने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टाइम तक वो रटा हुआ भी ना आ जाएगा, खून का हिस्सा हो जाएगा। सही में बता रहा हूँ। ठीक। तो ऐसा ऐसा है। ठीक। और कुछ भी डाउट रहता है एकदम बिल्कुल पूछ सकते हो तुम लोग में से। ठीक है, थैंक यू यार।